ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट रिसीव नोबेल प्राइज इन 1979। कि किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज रिसीव किया था 1979 में? तो डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। तो देखिए, एक तो ये आपका एमसीक्यूज हो गया इसके अंदर कि डॉक्टर अब्दुल सलाम। दूसरा, उन्हें कब नोबेल प्राइज मिला था? उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1979 में। तो ये कौन से थे? पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज से रिलेटेड भी आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड हमारे पास ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल था। ठीक है, इसकी ख्वाहिश पर जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसने अल्फ्रेड नोबेल। काइंडली आप लोग ना अपने माइक्स ऑफ कर लिया करें, बड़ी फिर वो ना डिस्टर्बेंस होती है। और आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो है क्या डिस्कवर किया था? इसने डायनामाइट डिस्कवर किया था। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनामाइट वाज, मतलब हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट? तो अल्फ्रेड नोबेल जो है ये डायनामाइट के इन्वेंटर है। और इन्हीं की विल पे, इन्हीं की ख्वाहिश पे जो है ये नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था। ये एनुअली हर साल ये दिया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जिन्हें ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो फाउंडर आपको पता चल गया कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। इसके बाद इनकी जो नेशनैलिटी थी, अल्फ्रेड नोबेल की नेशनैलिटी क्या थी? ये स्वीडन से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, ये स्वीडिश थे, स्वीडन से ताल्लुक रखते थे। और इन्होंने ये विल कब लिखी थी? 1895 में ये विल मतलब इन्होंने लिखी थी। और इनकी जो डेथ थी, अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ थी वो कब हुई थी? 1896 में हुई थी। 1896 में जो है अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी। अब फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज कब दिया गया था? ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अवॉर्डेड, ठीक है, फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1901 में दिया गया। ठीक है, कब दिया गया था? 1901 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। और हर साल किस डेट को दिया जाता है? अगर हम इसकी अवार्ड डेट देखें तो हर साल ये 10 दिसंबर में दिया था, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर जो है वो डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, अब आपको पूछा जाता है कि ये नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में अवार्ड किया जाता है? तो इसकी 6 कैटेगरीज है। ठीक है, नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में अवार्ड किया जाता है? इसकी 6 कैटेगरीज हैं। और उन 6 कैटेगरीज के आपको नेम भी आने चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली जो है वो उनके नेम भी पूछे जाते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन से बताएं जो कि नोबेल प्राइज की कैटेगरी नहीं है। तो वो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? उसके अंदर फिजिक्स के शोबे में दिया जाता है। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। थर्ड नंबर पे है फिजियोलॉजी, मतलब उसके अंदर हम फिजियोलॉजी नहीं लिखा होगा तो आपके पास मेडिसिन लिखा होगा। ठीक है, मेडिसिन के शोबे में। चौथे नंबर पे लिटरेचर, क्या? लिटरेचर। पांचवें नंबर पे नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? पीस। और छठा है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 6 कैटेगरीज में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इससे और रिलेटेड अगर हम देखा जाए तो ये जितने भी है ना, जितने भी ये कैटेगरीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये कहाँ पे दिए जाते हैं? ये स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे दिए जाते हैं? ये जो 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये सारे अवार्ड कहाँ पे दिए जाते हैं? ये स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो पीस प्राइज है ना, नोबेल पीस प्राइज,
ये कहाँ पे दिया जाता है, जो पीस की कैटेगरी में है, ये नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे दिया जाता है, ये नॉर्वे के अंदर। वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, वो ये देती है नोबेल पीस प्राइज। फिर इसके अंदर हर लॉरिएट, जो भी नोबेल लॉरिएट होता है, उसको एक डिप्लोमा मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है और साथ कैश प्राइज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। नोबेल प्राइज जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की विल पे हुआ। 1895 में इसने विल लिखी थी, इसकी डेथ हो गई 1896 में। अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक जो है वो स्वीडन से है, और इसने डायनामाइट इन्वेंट किया था। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में, और ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 6 कैटेगरीज हैं, 5 स्वीडन में और एक पीस प्राइज कहाँ पे, नॉर्वे के अंदर। अभी इससे रिलेटेड और भी आपको जो है ना वो पेपर में इंफॉर्मेशन पूछी जाती हैं, वो भी हम साथ साथ थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ना जो है सारी इंफॉर्मेशन पता हो। एक तो ये आता है कि अब्दुल सलाम को 1979 में मिला, ये फर्स्ट नोबेल लॉरिएट था। और इसको किस शोबे में मिला था, फिजिक्स में। ठीक है, ये भी आपने याद। और सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर कि सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट कौन है। ये देखिए, मैंने आपको इसी के अंदर पूरा एक नोबेल प्राइज का टॉपिक पढ़ा दिया है। सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट कौन है, वो मलाला यूसुफजई है। ये मलाला यूसुफ यूसुफजई जो है, ये सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। तब इनकी एज कितनी थी, तब इनकी एज थी 17 ईयर्स। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं कि सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट कौन थी, मलाला यूसुफजई। इसको कब नोबेल प्राइज मिला, 2014 के अंदर, और तब उसकी एज कितनी थी, 17 ईयर्स उसकी तब एज थी। ठीक है, ये सारे पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए। मैंने आई थिंक सो आपको सारा तकरीबन जो है ना वो बता दिया है कि, ये भी बता दिया मैंने आपको नोबेल पीस प्राइज कहाँ पे दिया जाता है। ये ना नॉर्वे का मतलब है एक सिटी, ओस्लो। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। ठीक है, जबकि जो अदर नोबेल प्राइजेस हैं, अदर कहाँ पे दिए जाते हैं, अदर दिए जाते हैं स्टॉकहोल्म में। ठीक है, स्टॉकहोल्म ये स्वीडन का सिटी है। ठीक है, स्वीडन का स्टॉकहोल्म, स्वीडन में। तो ये सारे मैंने आपको इससे नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो है जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली प्रपोजल्स प्रेजेंटेड इन विच ईयर, दिल्ली तजावीज। ठीक है, ये किस ईयर में पेश की गई, ये 1927 में पेश की गई। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो हमसे हमारे पास इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि दिल्ली प्रपोजल्स वाज प्रेजेंटेड बाय, इसे किसने प्रेजेंट किया था, तो दिल्ली प्रपोजल्स को प्रेजेंट किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, किसने प्रेजेंट किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इसको प्रेजेंट किया था इन मार्च 1920, सॉरी, मार्च 1927 में। मतलब जितने भी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस आ रहे थे, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने दिल्ली तजावीज दी। और इसलिए भी दी ताकि मुस्लिम के पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर किया जाए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के दरमियान जो डिफरेंसेस थे ना वो बढ़ रहे थे। तो इसलिए जिन्ना ने जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब दिल्ली तजावीज दी थी। इसमें ये कहा गया था कि सिंध को जो है ना वो मुंबई से अलहदा किया जाए। ठीक है, सबसे पहले सेपरेट सेपरेट सिंध फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा, ये ना पेपर में पूछा गया आपसे क्वेश्चन। और दूसरा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की गई थी, किन सूबा के अंदर की गई थी, NWFP के अंदर एंड बलोचिस्तान के अंदर। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा गया है, किन सूबों में रिफॉर्म्स की गई थी, NWFP में और बलोचिस्तान के अंदर। और तीसरा, मुसलमानों ने क्या की थी, 1/3
जो है ना, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन का कहा था, ठीक है, कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए फॉर द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेगिस्लेचर। ठीक है, सेंट्रल लेगिस्लेचर में 1/3 की रिप्रेजेंटेशन हो। ये आपने तीनों याद करना। लेकिन कांग्रेस ने जो है वो इसको फुली एक्सेप्ट नहीं किया था, इन मुस्लिम डिमांड्स को। फिर बाद में फिर वही वजह बनी थी कि बाद में जिन्ना ने जो है वो 1929 के अंदर अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट एससीओ। ठीक है, पाकिस्तान ने जो है वो एससीओ को कब ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था 9 जून 2017 को। अब ये तो है, आपके पास एक एमसीक्यूज आ गया पेपर के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि एससीओ क्या है। तो अब हम एससीओ के बारे में सारा पढ़ रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका एब्रीवेशन क्या है? इसका एब्रीवेशन है शिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एससीओ का एब्रीवेशन है। ये एक यूरेशियन जो है, यूरोप और एशिया की मतलब मिली कहने की पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? एससीओ, ये एससीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मैं करवा रही हूँ, ठीक है। ये सारी पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये कब इस्टेब्लिश हुई? ये 15 जून 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये सारे क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? बेजिंग है। ये चाइना का सिटी है, ठीक है, बेजिंग, चाइना। अच्छा, स्टार्टिंग में जो इसको बनाने वाले कौन कौन से कंट्रीज थे? उसके अंदर चाइना था, रशिया था, ठीक है, काजाकिस्तान था। मतलब जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले, उसमें किर्गिजिस्तान था, ठीक है, ताजिकिस्तान था उसके अंदर, और अजबेकिस्तान। मतलब शुरू में इसके कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे, और वो कौन कौन से थे? चाइना, रशिया, काजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और अजबेकिस्तान। लेकिन अगर अब करंट मेंबर्स की बात करें, तो इसके जो अब करंट मेंबर्स हैं वो 10 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एससीओ के करंट मेंबर्स कितने हैं? 10 है। क्योंकि बाद में फिर इसमें इंडिया भी आ गया। ठीक है, बाद में इसमें कौन कौन आ गया? इंडिया भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, ईरान ने भी फिर इसको ज्वाइन कर लिया, और बेलारूस ने भी। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, ईरान ने इसको कब ज्वाइन किया, और बेलारूस ने इसको कब ज्वाइन किया। ये आपको सारे पता होना चाहिए। तो इंडिया और पाकिस्तान ने इसको इकट्ठा ज्वाइन किया था कब? 9 जून 2017 को। इंडिया ने भी 9 जून 2017 को, और पाकिस्तान ने भी 9 जून 2017 को। ठीक है। बाकी ईरान और बेलारूस, ये मैंने दोनों कल आपसे पेपर में पूछने हैं, सॉरी क्लास में पूछने हैं। ईरान और बेलारूस ने जो है वो एससीओ को कब ज्वाइन किया? ये कल आपकी समझ लें कि एक असाइनमेंट आएगी, मैंने आप लोगों से पूछना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि फर्स्ट सी इन सी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, पहला सी इन सी पाकिस्तान आर्मी का कौन था? तो उसका नाम है फ्रैंक मिजरवी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आजकल बड़े इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सी इन सी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, मतलब जब हमारी इंडिपेंडेंस हमें आज़ादी मिल गई थी, तो 1947 में जो हेड ऑफ पाकिस्तान आर्मी था, हेड ऑफ पाक आर्मी, तो हेड ऑफ पाकिस्तान आर्मी को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सी इन सी।
ठीक है, कमांडर इन चीफ कहा जाता था उसको। लेकिन तो इसलिए हमारे जो उसके बाद क्या हुआ कि 1972 में, ठीक है, कमांडर इन चीफ 1972 में इस जो डेजिग्नेशन का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया। ठीक है, कमांडर इन चीफ को 1972 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं COAS। तो कमांडर इन चीफ का ही नाम 1972 में चेंज करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया था। तो अब पाकिस्तान आर्मी के हेड को क्या कहा जाता है, अब पाकिस्तान आर्मी के हेड को कहा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, कौन बताएगा, हमारे जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है, जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, हरी अब। हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जी गुड। ठीक है, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। ठीक है, ये हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। काइंडली इसके ऊपर कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें। और हमारे फर्स्ट पाकिस्तानी CNC कौन थे, ये तो फ्रैंक मिजर भी थे ना, फ्रैंक मिजर भी। हमारे जो फर्स्ट पाकिस्तानी CNC कौन थे, ये तो जब इंडिपेंडेंस के बाद तो अभी ब्रिटिशर्स ही थे ना, ब्रिटिश ही बना था ये पाकिस्तान आर्मी का हेड। हमारे जो फर्स्ट पाकिस्तानी CNC हैं वो कौन थे, फर्स्ट पाकिस्तानी सी इन कमांडर इन चीफ कौन थे, कौन बताएगा? ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल अयूब। ठीक है, गुड। ठीक है, कौन थे, हमारे मोहम्मद अयूब खान थे। ठीक है, मोहम्मद, जनरल मोहम्मद अयूब खान जो थे ये हमारे फर्स्ट पाकिस्तानी CNC थे, और ये कब बने थे, 1951 में। ठीक है, जी गुड। कब बने थे ये, 1951 में। अच्छा, अभी इससे रिलेटेड अभी हमने ना एक दो इंफॉर्मेशन और भी करनी है। सबसे पहले तो कौन थे, फ्रैंक मिजर भी थे, क्योंकि इसकी आपको ना सारी लिस्ट पता होनी चाहिए CNC की, क्योंकि वो आपसे पेपर में ना उन्होंने दो तीन का पूछा हुआ है। फ्रैंक मिजर भी ये रहे थे 1947 से 1948 तक। दूसरे नंबर पे कौन थे, दूसरे नंबर पे थे डॉगलस ग्रेसी। इसके बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि सेकंड CNC कौन थे। तो सेकंड कौन थे, डॉगलस ग्रेसी थे। ठीक है, ये रहे थे 1948 से 1951 तक। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास अयूब खान आ गए थे, ये हमारे पास पाकिस्तानी थे। ठीक है, ये फिर रहे 1951 से लेकर 1958 तक। अच्छा, अयूब खान के बाद भी कई दफा पूछा गया है कि कौन थे, तो कौन थे, मोहम्मद मूसा खान थे। अयूब खान के बाद कौन आया, मूसा खान आया। इसका है 1958 से लेकर 1966 तक। फिर मूसा खान के बाद पांचवें नंबर पे कौन आए, याह्या खान आए। ठीक है, पांचवें नंबर पे कौन आए, याह्या खान। ये रहे 1966 से 1971 तक। और फिर छठे नंबर पे कौन आए, गुल हसन खान। ये आपको छह के छह नाम याद होने चाहिए और इनके टेन्योर्स भी याद होने चाहिए। 1971 से लेकर 1972 तक। फिर 1972 में वैसे ही इसका नाम चेंज होकर क्या रखवा दिया गया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, पहले कौन थे, फ्रैंक मिजरवी, दूसरे डॉगलस ग्रेसी, तीसरे अयूब खान, चौथे मूसा खान, पांचवे याह्या खान, और छठे गुल हसन खान। ठीक है, तो ये बड़ा इजी है इसको याद करना, और इनके टेन्योर्स को भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में पूछा गया है, इन सब के बारे में पूछा गया है। फिर बाद में 1972 में वैसे ही इसका नेम चेंज होकर क्या रख दिया गया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो इंफॉर्मेशन रह जाएगी वो बाद में मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी ना, तो आप लोग लिख लीजिए। हु अपोज्ड दीन इलाही ऑफ अकबर। ठीक है, दीन इलाही किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अभी एक एमसीक्यू तो ये हो गया। तो किसने अपोज किया था? अहमद सिरहिंदी ने। ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अहमद सिरहिंदी ने जो है वो दीन इलाही को अपोज किया था, इसकी मुखालफत की थी। दीन इलाही एक रिलीजियस मूवमेंट थी जो कि किसने, अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। किस में? 1582 के अंदर। ये आपने इसका सन याद रखना है कि 1582 के अंदर अकबर ने जो है वो दीन इलाही दिया था, और इसकी मुखालफत किसने की थी? अपोज्ड बाय अहमद सिरहिंदी। ठीक है, और इनका नेम क्या था? मुजद्दद अली सानी। और सपोर्ट किसने किया था ये भी आपने याद रखना है। तो इसको जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया था वो बीरबल ने किया। ये सपोर्ट किसने किया था? बीरबल ने किया। गुड उस्मान। जी, बीरबल। ठीक है, बस इसके बारे में आपने इतना ही याद रखना। तब इसका सेंटर कौन था? सेंटर कौन सा था? फतेहपुर सिकरी था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी। इसका राजा बीरबल ने जो है बहुत कम चंद लोग ने थे जिसने इनको एक्सेप्ट किया था। इट डिक्लाइन। कब डिक्लाइन हुआ ये दीन इलाही? 1605 के अंदर। डिक्लाइन कब हुआ था? 1605 के अंदर, जब अकबर मर गया था ना, तो बस उसके साथ दीन इलाही भी जो है ये भी डिक्लाइन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हमने बड़ी डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में की थी। तो इब्राहिम लोदी जो है ना, वो लास्ट रूलर है दिल्ली सल्तनत। बस क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत को बड़ा डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में कर लिया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाउन्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन मोर देन 10,000 आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस के बाद अ, कितने टाउन्स थे पाकिस्तान के जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा थी? तो कितने थे? या अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। 8। ठीक है, कितने थे? 8 थे। बस इसके बारे में आप इतने ही याद। उसके बाद है, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान फर्स्ट प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान। ठीक है, मतलब किस कंट्री, इन विच ईयर। यूएसए नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये है, क्वेश्चन है कि विच कंट्री, विच कंट्री फर्स्ट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एड टू। थोड़ा सा वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम किस कंट्री ने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की थी पाकिस्तान को? तो उसका आंसर है यूएसए ने। ठीक है, और किस सन के अंदर? 1950s में। ठीक है, 1950s के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गवादर पोर्ट अथॉरिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कब इस्टेब्लिश की गई थी? 2002 के अंदर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो गवादर पोर्ट है ना, ये कहाँ पे है? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवादर पोर्ट की मतलब सारी देखती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। वो किस तरह से गवादर पोर्ट जो बंदरगाह है गवादर वाली, वो किस तरह से काम कर रही है, ये उस सबको देखती है। तो ये कहाँ पे है? ये गवादर में ही है। इस्टेब्लिश कब हुई? इस्टेब्लिश कब हुई? 2002 के अंदर। और ये किसके अंडर ऑपरेट कर रही है? ऑपरेट्स अंडर, ये भी लिख लें, ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ
मैरी टाइम अफेयर्स। बस इससे रिलेटेड आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इसकी ग्वादर पोर्ट की अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो ग्वादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन किसमें है? नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जिसका भी मसला बना हुआ था उसके नियर है ये, ठीक है, नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और ये किस मेजर प्रोजेक्ट का पार्ट है? ये जो ग्वादर पोर्ट है ना, ये सी पैक का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है ये? सी पैक। और किस सी के नियर है? नियर अरेबियन सी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने ग्वादर पोर्ट से रिलेटेड याद रखी, ठीक है। नियर अरेबियन सी। और प्रोविंस कौन सा है? प्रोविंस की बात की जाए तो बलोचिस्तान, ठीक है। प्रोविंस कौन सा है? बलोचिस्तान। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? बलोचिस्तान में, नियर अरेबियन सी। और सी पैक का ये जो है वो प्रोजेक्ट है नियर द स्टेट ऑफ हॉर्मस। और ये जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है ये कब स्टैब्लिश हुई? 2002 में। 2002 में। और किसके अंडर ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, हु टुक ऑथ फ्रॉम परवेज मुशर्रफ। जी, ये ओमान से ली थी हमने ग्वादर पोर्ट। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। हु टुक ऑथ फ्रॉम परवेज मुशर्रफ, ठीक है। परवेज मुशर्रफ से हलफ किसने लिया था? कायदे आजम ने हलफ लिया। नहीं नहीं, कायदे आजम ने नहीं हलफ लिया था, यहाँ पे ये गलत है। अब्दुल रशीद, ठीक है। 2 मिनट। यहाँ पे शायद ना, 1 मिनट, मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। तो रशीद। 1 मिनट, तो मैं राइट क्वेश्चन देख रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे ना क्वेश्चन का मिस्टेक है। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन अटॉम पाकिस्तान बिकेम अटॉमिक पावर। पाकिस्तान जो है ये अटॉमिक पावर कब बना था? एटॉमिक पावर ये बना था 28 मई 1998 में। इसको क्या, 28 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? कौन बताएगा? बताया हरिया। योम तकबीर, ठीक है। क्योंकि 28 मई को पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था, 28 मई 1998 को। तो 28 मई को जो है वो कौन सा डे मनाया जाता है? योम तकबीर मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर विच इंसिडेंट गांधी कार्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस इंसिडेंट के बाद गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की? तो छोरा छोरी इंसिडेंट के बाद। अभी हम इस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, अगर आप पूछ ले कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, तो वो गांधी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट की थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उनका लीडर कौन थे? महात्मा गांधी थे।
और ये कब स्टार्ट हुई? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में स्टार्ट हुई थी। ये ना इसका मेन इशू क्या था? ब्रिटिश ने ना साल्ट टैक्स लगा दिया था, ठीक है, कि साल्ट के प्रोडक्शन पे मतलब वही प्रोडक्शन और उसकी मतलब जो भी खरीदो फरोख्त होगी उस पर टैक्स लगा दिया था, कुछ अनफेयर लॉज बना दिए थे। उसकी वजह से गांधी ने जो है ये 1930 के अंदर ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये स्टार्ट की थी, जिसे क्या कहते हैं, डंडी मार्च। तो साल्ट मार्च भी क्या, इसका पर्पस क्या था? कि साल्ट लॉ को तोड़ा जाए। और ये जो इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट क्या था? ये मतलब ना ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 4 फरवरी 1922 में ये इंसिडेंट हुआ था। ये एक प्लेस का नाम है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेस का नाम है। तो ये जब तब ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, जो कि महात्मा गांधी ने चलाई थी। तो जो प्रोटेस्टर्स थे ना, जो एहतजाज करने वाले थे, मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ, मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो एक क्लैश हो गया था बिटवीन पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान, मतलब जो एहतजाज करने वाले थे और जो पुलिस वाले थे उनके दरमियान ना एक क्लैश हो गया था। तो पुलिस ने क्या किया था, जितना भी क्राउड था ना उसके ऊपर फायरिंग कर दी थी। तो फिर एक पुलिस स्टेशन के उसके बाद क्या हुआ था कि उसके रिस्पॉन्स में ना पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है वो अटैक किया गया था, वहां पे आग लगा दी गई थी। तो उससे ना 22 पुलिसमैन जो है ना वो कहने के मारे गए। तो इस इंसिडेंट को ये कहते हैं, ठीक है, छोरा छोरी इंसिडेंट। 4 फरवरी 1922 में ये हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एलओसी, ठीक है, एलओसी की लेंथ कितनी है? 740 किलोमीटर। एलओसी है क्या? एलओसी किसका एब्रीवेशन है? एलओसी एब्रीवेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एलओसी किसका एब्रीवेशन है? एलओसी एब्रीवेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल ये क्या है? ये बॉर्डर है बिटवीन इंडियन कश्मीर एंड पाकिस्तानी कश्मीर, जी, ठीक है। इस तरह से मतलब ये एरिया है, यहाँ पे जो है वो इंडियन कश्मीर है, ये पाकिस्तानी कश्मीर है, इनके दरमियान ये जो बॉर्डर है इसको कहा जाता है एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है बिटवीन इंडियन कश्मीर एंड दी पाकिस्तानी कश्मीर। ये 1972 में जो है शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ये जो है ये स्टैब्लिश की गई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सबसे पहले ना सीज फायर लाइन हुई थी, ठीक है, सीज फायर लाइन खींची गई थी 1949 में। तो उसके बाद 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया था बिटवीन पाकिस्तानी कश्मीर एंड द इंडियन कश्मीर। 740 किलोमीटर, कहीं पे ये आपको 742 भी आएगी तो उससे आपने नहीं घबरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द जलियांवाला बैग मैसेकर वाज कैरिड आउट बाय। ये भी एक इंसिडेंट था, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये कत्ले आम हुआ था, तो ये किसने करवाया था? ये जनरल डायर ने करवाया था, ठीक है। ये क्या था? ये बड़ा कह लें कि ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ये बड़ा एक ब्रूचल इवेंट है। उसमें ये इसकी जो डेट है ना, ये कब हुआ था जलियांवाला बैग मैसेकर? 13 अप्रैल 1919। ये आपने इसकी डेट याद रखनी है क्योंकि कई पेपर में इसकी डेट पूछी गई है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। ये जलियांवाला बाग था, तो प्रोटेस्ट हो रहा था रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ, ठीक है, 1919 में आया था रोलेक्ट एक्ट, जिसे कायदे आजम ने काला कानून कहा था, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट।
कब आया था ये? 1900, पता नहीं इसको क्या मसला हो गया, 1919 में। तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा था। बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था, बैसाखी का फेस्टिवल था। लोग उसके लिए जो है वो जमा हुए हुए थे। तो जब जनरल डायर ने क्या करवा दिया था, मतलब फायरिंग करवा दी थी इसने, और बहुत सारे लोग तकरीबन जो है ना, काफी लोग इसमें मारे गए थे। तो इसे कहते हैं, मतलब ये कत्ले आम हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये किसने करवाया था? जनरल डायर, डायर ने। और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था? रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है ये एहतजाज हो रहा था। तब बैसाखी का फेस्टिवल भी था। जी जी, ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नारोजी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो टॉपिक आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया के अंदर। मेनली ये इंडियन इंटरेस्ट को ही शो कर रही थी, ठीक है। तो ये कब बनी? 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1900, इसको क्या मसला हुआ, 28 दिसंबर 1985 में, ठीक है। और बनी कहाँ पे थी ये? मुंबई, मुंबई के अंदर, मतलब बॉम्बे था तब। अब देखा जाए तो ये मुंबई ना, शायद नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है। नहीं, उसको नहीं कहा जाता। तो इसके जो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे WC बैनर्जी जो थे, वो इसके ये ना, 1 मिनट। WC बैनर्जी इसके फर्स्ट, WC, ये ना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू आ रहा है, वो लिख, ये यहाँ पे ये राइट नहीं हो रहा। चले हम यहाँ तक। नहीं नहीं, वो तो फाउंडर था ना, AOU ने तो उसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है। लेकिन जो इसका प्रेसिडेंट था ना, वो WC बैनर्जी थे, ठीक है, WC। चलिए स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक ही करते हैं, क्लास का टाइम वैसे भी एंड होने वाला है। कल इंशाल्लाह हम इधर से ही स्टार्ट कर लेंगे, ये आखिरी ही क्वेश्चन इसका रहता था, तो यहीं से ही स्टार्ट कर लेंगे। कल इसके साथ हम नेक्स्ट जो है ना वो पेपर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वैसे क्लास तो एंड होने वाली है।